हे गाइस, हाय, दिस इज अभिषेक, मास्टर टीचर ऑफ फिजिक्स एट वेदांतु। कैसी चली बच्चों जिंदगी? कैसे हो मेरे शेरो शेरनियो? वेलकम टू अ वेरी इंपॉर्टेंट सेशन। देखो यार, जब से सीबीएसई ने इस साल का एग्जाम पैटर्न रिलीज किया है 23-24 का, तब से आपके अंदर एक डर है, और वो डर है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस का, जो आने वाले 50% आपके बोर्ड एग्जामिनेशन पेपर्स में और आपके प्री बोर्ड्स में। तो हमने ये फैसला किया कि आप लोगों की कॉम्पिटेंसी का थोड़ा सा ट्रेनिंग जल्दी शुरू कर लेते हैं। तो अक्टूबर के महीने से, इनफैक्ट सितंबर के महीने से हमने ये सेशन शुरू कर दिया है, जहां पर हम कर रहे हैं टॉप 10 कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस जो आपके सेशंस में, जो आपके सवाल बोर्ड क्वेश्चन पेपर्स में आ सकते हैं, एग्जाम्स में आ सकते हैं। इनफैक्ट अगर आप कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस को देखोगे तो क्या क्या आते हैं उसमें? एमसीक्यूज आते हैं, एसेशन रीजनिंग आता है, केस बेस्ड क्वेश्चंस आता है, और बीच में कुछ कुछ सवाल भी 2 या 3 मार्क के भी कॉम्पिटेंसी बेस्ड हो सकते हैं। तो हमने इनफैक्ट चैप्टर बाय चैप्टर एसेशन रीजनिंग कर लिया है, हमने कॉम्पिटेंसी बेस्ड, हमने केस बेस्ड क्वेश्चंस भी कर लिए हैं। तो हमने सोचा एक काम करते हैं, मिक्स्ड कर लेते हैं, चैप्टर बाय चैप्टर, है ना। तो आज हम ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड का कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस करने वाले हैं, जहां पर हम एमसीक्यू भी करेंगे, एसेशन रीजनिंग भी करेंगे और केस बेस्ड भी करेंगे। आएगा इन चैप्टर से कुछ 1 या 2 सवाल, लेकिन आज हम करेंगे 10। ठीक है, तो वादा रहा कि आपको टॉपर बना के रहेंगे। और भाई टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और इस चैनल के थ्रू आपको हर एक सेशन का पीडीएफ, डेली क्विजेस, मीम्स, मोटिवेशन, ये सारी चीजें मिलती जाएंगी हर दिन। ठीक है, और साथ ही साथ मैंने वेदांतु 9th एंड फिजिक्स नाम का एक और चैनल खोला हुआ है, जहां पर मैंने ये वादा किया है मेरे बच्चों को कि भाई देखो, मैं ना यहाँ पर सिर्फ यूट्यूब शॉर्ट्स के थ्रू 60 सेकेंड्स के थ्रू टॉपिक बाय टॉपिक सिलेबस कंप्लीट करूंगा। और आप देखोगे कि आपने कितना प्यार किया हुआ। देखो, ओम्स लॉ इन 60 सेकंड्स वाला वीडियो 1 लाख, अब ये तो पुराना स्क्रीनशॉट है, अब ये क्रॉस कर चुका है, मेरे ख्याल से 1,10,000 15,000 व्यूज क्रॉस कर चुका है। और इस चैनल का सब्सक्रिप्शन सिर्फ 4,000 या 5,000 पर है। तो यू गेट दी आइडिया कि भाई वीडियोस की क्वालिटी कितनी अच्छी होगी। तो प्लीज मेक श्योर दैट यू आर वाचिंग दैट चैनल एज वेल। इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। और इस ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लेना, ज्यादा अच्छा लगे तो शेयर करना, और कमेंट से मुझे बताना। होमवर्क का जवाब वो मैं एंड में देता हूँ। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल से। और एमसीक्यू की कैटेगरी से हम शुरू कर रहे हैं, थोड़ा सा वार्म अप करते हुए शुरू करेंगे, फिर हम एसेशन रीजनिंग करेंगे, फिर हम एंड में केस बेस्ड क्वेश्चन भी करेंगे। और बी वेरी माइंडफुल, ऑल दीज क्वेश्चंस आर पीवाईक्यूज। ये सारे के सारे सवाल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। ठीक है बेटा, चलो, बहुत ही अच्छा सवाल है ये। पहला सवाल जो हम शुरू कर रहे हैं ना, बहुत ही अच्छा सवाल है। विच आई इज लाइकली टू बी इन द ब्राइटेस्ट लाइट? इनमें से कौन सी वो आंख है जो सबसे ज्यादा रोशनी वाले जगह पर है, सबसे ज्यादा ब्राइटेस्ट लाइट जहां पर है? तो ये कितना अच्छा लॉजिकल सवाल हो गया यहाँ पर, है ना, क्योंकि ये कोई भी रट्टा नहीं मार सकता, इसको लॉजिक लगाना पड़ेगा। अब लॉजिक क्या है इसमें? या जब भी आप एक ब्राइट रूम में होते हो तो आपके आंखों के अंदर जो प्यूपिल होती है वो छोटी हो जाती है। जो ब्लैक कलर डॉट आपके सेंटर ऑफ द आई में ना, वो छोटी हो जाती है। क्यों? ताकि कम से कम लाइट आपके आंखों के अंदर जाए, ताकि आपकी आंखें डैमेज ना हो। इसलिए नॉर्मली क्या होता है, जब हम तेज धूप या तेज रोशनी हमारी आंखों के सामने आती है, हम पलट जाते हैं, या तो आंख बंद कर लेते हैं, या तो हाथ रख लेते हैं, है ना, क्योंकि हमारी आंखों में अचानक पेन होता है। इसलिए उस पेन को कम करने के लिए हमारी जो प्यूपिल्स होते हैं छोटी हो जाती हैं। तो आपको यहां पर ये देखना है कि भाई कौन से आंखों का प्यूपिल सबसे छोटा है। मेरे ख्याल से बी लग रहा है ना, बी सबसे छोटी आंखें लग रही है प्यूपिल। ये थोड़ा और बड़ा है, डी मेरे ख्याल से थोड़ा और बड़ा है बी से, है ना। सी तो ऑफकोर्स बहुत बड़ा है, ए भी बहुत बड़ा है। तो दी बिगेस्ट आई इज सी, देन यू हैव ए, देन यू हैव डी, देन यू हैव सी। तो बी सही होना चाहिए, राइट? हाँ भाई, बी है ना। समझ में आ गया? ऐसे होते हैं कॉम्पिटेंसी। थोड़ा सा स्वाद कर लेते हैं। अब ऐसे मत सोचना आप कि भाई सर ये सेशन कर ले तो हो जाएगा। नहीं, हम कॉम्पिटेंसी के और सवाल लाएंगे आपके लिए, लेकिन उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, वरना वीडियो कब आएगा वो पता कैसे चलेगा, है ना। क्वेश्चन 2, a certain person has minimum distance of distinct vision of 150 centimeter. He wishes to read at a distance of 25 centimeter. What is the nature of eye defect? सिंपल सी बात है भाई, एक इंसान का मिनिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन क्या होता है? इसको हम हिंदी में तोड़ते हैं। मिनिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन मतलब क्या होता है? सबसे मिनिमम डिस्टेंस, सबसे नजदीक, जहां पर वो डिस्टिंक्टिवली देख सकता है। डिस्टिंक्टिवली मतलब क्लियरली देख सकता है। ठीक है, एक इंसान का मिनिमम डिस्टेंस जहां तक वो डिस्टिंक्टली देख सकता है, वो है इस इंसान का 150 सेंटीमीटर। यानी कि 150 सेंटीमीटर पे उसको चीजें क्लियरली दिखाई दे रही हैं, लेकिन उसको पढ़ना है 25 सेंटीमीटर पे और वो दिख नहीं रहा। यानी कि इस इंसान को नजदीक की चीजें नहीं दिख रही हैं।
और अगर नजदीकी चीजें नहीं दिख रही है तो कौन सा डिफेक्ट होता है ये होता है हाइपरमेट्रोपिया। क्या होता है? हाइपरमेट्रोपिया। अब देखो इसमें ऑफ कोर्स ही बात है, 50% बच्चे कंफ्यूज जाते हैं कि भाई मायोपिया होगा। 50%, शायद आप भी इसमें से होंगे एक कंफ्यूज इंसान, नहीं हो तो काफी अच्छी बात है। लेकिन इसका मैंने एक शॉर्टकट बताया हुआ है मेरे शेरों को, देखना बेटा। ये है MDH नाना जी। MDH मसाले के आते हैं ना नाना जी, MDH, उसमें एडवर्टाइजमेंट में नाना जी आते हैं ना, तो आप इसको ऐसे याद रखना MDHN, ठीक है, जिसमें मायोपिया होती है। M क्या होता है? मायोपिया, जिसमें दूर का दिखाई नहीं देता, D। फिर होती है हाइपरमेट्रोपिया, जिसमें नजदीक का दिखाई नहीं देता, M। तो नजदीक का नहीं दिखाई दे रहा है तो हाइपरमेट्रोपिया होगी। कंफ्यूज नहीं होगी कभी, ठीक है? कैसा लगा? क्वेश्चन 3, द आईबॉल ऑफ अ पर्सन हैज बिकम स्लाइटली लार्जर। ठीक है, एक इंसान का आईबॉल यूजुअली इस शेप का होता है, अब वो थोड़ा सा लंबा हो गया है। बेसिकली यू हैव लॉन्गर आईबॉल्स। Many of you guys might know the answer already. Which kind of lens should the person wear to correct the defect in the vision caused by the change in the size of the eyeball? तो यार सर इससे प्रॉब्लम क्या हुआ? लंबा हो गया ना, तो क्या हो गया? प्रॉब्लम ये है, देखो आपके आंखों के सामने लेंस होती है, तो जब रोशनी बाहर से आती है, जब किसी भी ऑब्जेक्ट की रोशनी आती है, अगर आपको चीजें देखनी है तो लेंस को क्या करना पड़ता है? लेंस को फोकल लेंस को एक्चुअली आपके रेटिना, जो पीछे रेटिना है ना, स्क्रीन है, वहां पर लाइट रेस को फोकस करनी पड़ती है, करता है वो, तब जाके आपको चीजें दिखाई देती है। अब मान लो आपके आंखों के सामने लेंस है और लाइट रे आई और लेंस फोकस कर रहा है, लेकिन यार आपकी रेटिना इतने पीछे है कि लेंस इस तक पहुंचा नहीं पा रहा, इमेज को फोकस नहीं हो पा रहा, क्योंकि आपकी आंखें लंबी हो गई, लॉन्गर आईबॉल्स हो गई। तो ये डिफेक्ट कौन सी है? ये डिफेक्ट बेसिकली है मायोपिया। मायोपिया का एक रीजन है लॉन्गर आईबॉल्स, जिसकी वजह से आपको मायोपिया हो जाता है। और अगर आपको मायोपिया को ठीक करना है तो आपको कॉन्केव लेंस का इस्तेमाल करना होता है, क्योंकि कॉन्केव लेंस इसके सामने अगर हम लगा देंगे तो क्या होगा? कॉन्केव लेंस लाइट को और डाइवर्ज करेगा, फिर आपके आंखों का लेंस जब कन्वर्ज करेगा उसे, तो पीछे जाके कन्वर्ज हो जाएगा, थोड़ी सी और क्या कहते हैं, डाइवर्ज करके लाइट देगा आपका कॉन्केव लेंस। फिर आपकी आंखें जब नॉर्मली कन्वर्ज करेंगी उसे, तो सीधा फोकस सीधा वो रेटिना पे होगा। ठीक है, तो ये अगेन देखो, ये कोई भी सवाल जो मैं दे रहा हूं यहां पर आप रट्टा मार के लिख ही नहीं सकते, है ना, ये मेमोरी बेस्ड है ही नहीं। यहाँ पर कॉन्सेप्ट पता होना जरूरी है, और कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन इसलिए सीबीएसई करवा रहा है कि आपका रट्टा मारने वाला जो किसी भी, है ना, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस को कम कर लेते हैं, लॉजिकल क्वेश्चंस को बढ़ाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 2 मार्क्स का है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, द इमेजेस फॉर्म्ड बाय एन ऑर्डिनरी कॉन्वेक्स लेंस सफर फ्रॉम अ डिफेक्ट। ठीक है, एक नॉर्मल कॉन्वेक्स लेंस क्या कर रहा है, जब भी वो इमेज बना रहा है ना, तो एक डिफेक्ट के साथ बना रहा है। क्या डिफेक्ट है वो? क्रोमैटिक डिफेक्ट, विच लीड्स टू फॉल्स कलर्ड एजेस इन द इमेजेस। यानी कि एक कॉन्वेक्स लेंस मैंने पहना हुआ है, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस मैंने पहना हुआ है, वो कॉन्वेक्स लेंस क्या कर रहा है, किसी भी इमेज को मैं देख रहा हूँ, किसी भी इंसान को मैं देख रहा हूँ, जैसे मान लो मेरे सामने आप खड़े हो, ठीक है, और मैं चश्मों के थ्रू देख रहा हूँ, उस चश्मे में कॉन्वेक्स लेंस लगा हुआ है, तो क्योंकि उस लेंस में थोड़ा सा कोई डिफेक्ट है, कुछ खराबी है, तो मुझे आप पूरे रंगीन लग रहे हो। ठीक है, विच लीड्स टू फोकस कलर्ड एजेस इन द इमेज, मतलब आप मुझे पूरे रंगीन लग रहे हो, ऐसा लग रहा है कि आप डिस्को के बाहर आ रहे हो। ठीक है, तो ये इस लेंस की डिफेक्ट हो गई। अब आगे क्या पूछ रहा है? दिस हैपेंस बिकॉज लाइट रेस ऑफ डिफरेंट कलर्स बेंड डिफरेंटली एज दे एंटर एंड लीव द लेंस। हाँ भाई, तो इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि भाई लेंस अचानक से प्रिज्म जैसा काम कर रहा है, जहां पर प्रिज्म क्या करता है, लाइट को डिस्पर्स करता है, तो यहां पर भी थोड़ी बहुत डिस्पर्शन हो रही है, जिसकी वजह से एक कलर्ड इमेज भी आपको लेंस के थ्रू दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब आगे, अब मान लो इफ अ पैरेलल व्हाइट लाइट बीम पासेस थ्रू अ कॉन्वेक्स लेंस, दिस पासेस थ्रू दिस कॉन्वेक्स, मान लो कि चलो इस लेंस को भी हम सेपरेटली निकाल के यहां रख देते हैं और उसके थ्रू हम व्हाइट लाइट को पास करते हैं, क्या होगा? द लाइट ऑफ विच कलर अमॉन्ग वायलेट टू रेड विल कन्वर्ज एट अ पॉइंट क्लोजेस्ट टू द लेंस, जस्टिफाई योर आंसर। इतना लंबा कहानी बोलकर तो कितना सिंपल सवाल पूछा। अब ऊपर की पूरी कहानी भूल जाओ, ऊपर की पूरी कहानी आप भूल जाओ, आप बस ये देखो कि आपके सामने एक लेंस रखा है, ठीक है, और आपको एक व्हाइट लाइट दी जा रही है, व्हाइट लाइट आ रही है। अब इस लेंस के सामने कौन सी लाइट रे सबसे पहले होगी? वायलेट से रेड के बीच में जो आपका विबग्योर है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, कौन सी लाइट सबसे पहले होगी और कौन सी लाइट सबसे बाद में दिखेगी? जिन्होंने भी पढ़ा हुआ है डिस्पर्शन, हम सबको पता है कि भाई इस सारे कलर्स में, इन सारे कलर्स में वायलेट लाइट का वेवलेंथ सबसे कम होता है और रेड लाइट का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है,
क्योंकि वायलेट का वेवलेंथ बहुत कम है, उसकी स्पीड बहुत कम होती है, जिसकी वजह से रिफ्रैक्शन उसका सबसे ज्यादा होता है। रेड लाइट का वेवलेंथ ज्यादा होता है तो स्पीड ज्यादा होती है और रिफ्रैक्शन सबसे कम होती है। ठीक है, तो वायलेट सबसे ज्यादा रिफ्रैक्ट करेगा, रिफ्रैक्ट मतलब सबसे ज्यादा बेंड करेगा वायलेट लाइट। प्रिज्म में भी वायलेट लाइट नीचे आती है, रेड ऊपर ही आता है ना। तो क्योंकि वायलेट लाइट सबसे ज्यादा बेंड करती है, वो बेंड यहां पर, ये सबसे ज्यादा बेंड किस में है, इस वाले में ना। तो वायलेट कलर विल बी एट द स्टार्टिंग, देन इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ऐसे जाएगा। ये सवाल था। तो ये अगेन प्रिज्म का कॉन्सेप्ट आ गया, यहाँ पे लेंस पे लगा दिया उन्होंने। कितना अच्छा सवाल है यार, देखकर मजा आ जाता है। देखो अब यहाँ पे लेंस के बाद वायलेट लाइट सबसे ज्यादा पहले रिफ्रैक्ट करेगी, उसके बाद रेड करेगी। कितना अच्छा सवाल है यार। मूविंग टू द फिफ्थ क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन गाइस, वी हैव मूव्ड टू एसेशन रीजनिंग। तो हमने एमसीक्यूज का, मैंने आपको एक तड़का, छोटा सा तड़का स्वाद दिया बस आपको मैंने। जैसे मैंने कहा हम एमसीक्यू सीरीज करने वाले हैं बहुत जल्दी। अगर आप देखोगे तो एक बहुत बड़ा स्पेशल अनाउंसमेंट हुआ होगा सैटरडे को, अगर ये वीडियो संडे को आ रही है तो सैटरडे को बहुत बड़ा स्पेशल अनाउंसमेंट हुआ है। सुपर स्कोरर है ना, वेदांतु सुपर स्कोरर हम शुरू कर रहे हैं अक्टूबर के महीने से। तो यू वुड हैव सीन कि भाई हर दिन 9 बजे को सब्जेक्ट वाइज, चैप्टर वाइज हम एमसीक्यूज करवा रहे हैं। 20-20 सवाल वो भी क्विज में करवा रहे हैं। तो बहुत 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 मजा आएगा। ये सब कुछ भी नहीं है, हम तो बस स्वाद दे रहे हैं सवाल में, इस सेशन में आपको। ठीक है, अब सेशन रीजनिंग का स्वाद देते हैं आपको। आ जाइए पहला सवाल। हाँ भाई, अगर किसी को पता नहीं कि सेशन रीजनिंग कैसे अटेम्प्ट करते हैं, पहले आप यूट्यूब कर लो, हाउ टू अटेम्प्ट सेशन रीजनिंग क्वेश्चंस बाय अभिषेक सर। पहले वो देख लो आप एक बार, सबसे इजी तरीके से समझ जाओगे। शॉर्ट्स भी बनाया हुआ है मैंने, वीडियो भी है, दोनों में से कोई भी देख लेना। ठीक है, अब देखो इसको कैसे करते हैं। एसेशन कैटरैक्ट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग बाइफोकल लेंस। स्टेटमेंट पढ़ो फिर देखो कि वो ट्रू है कि फॉल्स। कैटरैक्ट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग बाइफोकल लेंस, द आंसर इज नो। अगर आपको कैटरैक्ट हो जाता है तो चश्मा लगा के नहीं क्लियर कर सकते हो, आपको सर्जरी करनी पड़ती है, जहां पर आपकी आंखों के अंदर जो लेंस है, लेंस को या तो रिप्लेस करना पड़ता है या तो फिर उसके अंदर जो मिल्की फॉर्मेशन उसको निकालना पड़ता है। और कैटरैक्ट पहली बार आपके सिलेबस में है नहीं, कभी कभी ऐसे सवाल में आ जाता है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि भाई बाइफोकल लेंस प्रेस बायोपे के लिए इस्तेमाल होता है, कैटरैक्ट के लिए नहीं। ठीक है, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। और अगर एसेशन फॉल्स निकला तो सीधा ऑप्शन डी चूज कर लेना, एसेशन इज फॉल्स, रीजन इज ट्रू, क्योंकि कोई भी और ऑप्शन नहीं होगा जहां पे एसेशन इज फॉल्स लिखा होगा। नहीं लिखा ना, देखो ट्रू ट्रू ट्रू, एक ही ऑप्शन फॉल्स वाला। तो रीजन को ट्रू होना ही पड़ेगा ऑटोमेटिकली। The crystalline lens of old people become milky and cloudy. This is due to the age of person. Yes, that's a true statement. इसी को कैटरैक्ट बोलते हैं। देख लिया। अब डरो मत सर, बाकी ऑप्शन कब चूज करना है बताता हूं, बहुत सवाल है भाई सेशन रीजनिंग के। White light is dispersed into its 7 color components by a prism. Yes, we call that as dispersion, है ना। तो ये तो भाई एसेशन ट्रू निकला, तो एसेशन ट्रू निकला तो ऑप्शन डी तो नहीं हो सकता है। अब क्या देखोगे आप, अब आप देखोगे कि भाई रीजन ट्रू है या फॉल्स। देखते हैं। डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट। अच्छा पहले ये देखो, व्हाइट लाइट इज डिस्पर्स्ड इनटू इट्स 7 कंपोनेंट कलर्स कंपोनेंट बाय अ प्रिज्म। क्यों प्रिज्म डिस्पर्शन क्यों करता है? सिंपल सी बात है ना, क्यों करता है डिस्पर्शन प्रिज्म? क्योंकि भाई जब व्हाइट लाइट पहुंचती है तो व्हाइट लाइट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ लाइट्स, है ना। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड करके मिलियंस ऑफ कलर्स है। उनमें से हर एक कलर अलग अलग तरीके से रिफ्रैक्ट करती है, अलग अलग तरीके से बेंड करती है, जिसकी वजह से क्या होता है, डिस्पर्शन क्रिएट होता है ना। सब अलग अलग तरीके से बेंड करती है, करेक्ट है। वो किस पे डिपेंड करता है, कितना किस बेस में बेंड कर रही है, जो हमने लेंस वाले केस में देखा था, जब अभी सीखा कि भाई वेवलेंथ पे डिपेंड करता है, स्पीड पे डिपेंड करता है, फिर रिफ्रैक्शन पे डिपेंड करता है। वायलेट कलर की वेवलेंथ सबसे कम होती है, स्पीड कम होती है, रिफ्रैक्शन ज्यादा होता है। रेड का इसके ऑपोजिट होता है, इसके ऊपर डिपेंड करती है ना। तो हमने एसर्शन ये क्यों होता है समझ लिया। अब आप रीजन पढ़ो, हमेशा ये करना कि एसर्शन पढ़ो, फिर देखो इसका जवाब क्या है, फिर आप जाओ रीजन में। Different colors of light bend through different angles with respect to the incident ray as they pass through a prism. हाँ ये तो ट्रू स्टेटमेंट अभी हमने सीखा। तो सर ये तो दोनों ट्रू निकले, तो सी भी नहीं होगा। अब ए और बी में कंफ्यूजन है, क्या है, ए एंड आर आर ट्रू, ए एंड आर आर ट्रू। अच्छा दोनों ट्रू है, हाँ दोनों ट्रू है, कौन सा चूज करना है? एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए कि आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, इनमें से कौन सा चूज करना है? इसलिए मैंने बोला था कि पहले पढ़ा आपने, ट्रू आया, तो ये क्यों होता है वजह जानो, वजह पता होना चाहिए आपको ना, तभी तो आप ट्रू बोल रहे हो। अगर वो वजह यहां रीजन में लिखी हुई है तो हाँ भाई आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, नहीं लिखी हुई है तो नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। इसलिए हमेशा एसर्शन से आप वाई क्यू का सवाल पूछिए।
अगर वो क्यों का जवाब आपका रीजन देता है तो ऑप्शन ए होगा, नहीं देता है तो ऑप्शन बी होगा। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको समझाया वही यहां पे लिखा हुआ है, इसलिए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ट्राई करो आप। When a beam of light strike fine particles of smoke, the path of the beam becomes visible. अगर धुएं में, धूप में, अगर क्या कहते हैं, स्मोक में, फॉग में, इन सब के बीच में अगर आप रोशनी डालोगे या तो मिस्ट में आप रोशनी डालोगे तो अचानक से उस लाइट का रास्ता दिखाई देने लगता है। सही है? हाँ भाई, बिल्कुल सही है, ट्रू स्टेटमेंट है ना। ट्रू है तो भाई क्यों होती है ये, अब क्यों पूछ रहा हूं मैं, क्यों होती है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से। लाइट स्कैटर करती है, स्मोक पार्टिकल स्कैटर करती है लाइट को, इसलिए हमें दिखाई देता है। ठीक है, फाइन पार्टिकल स्मोक स्कैटर लाइट, देखा? ट्रू है, एक्सप्लेनेशन करेक्ट। लड्डू हो गया ना सेशन रीजनिंग, कॉन्सेप्ट पता है तो भाई इजी है। एक और सवाल करते हैं, आ जाओ। इन केस ऑफ रेनबो, लाइट ऑफ द इनर सरफेस ऑफ द वाटर ड्रॉप गेट्स इंटरनली रिफ्लेक्टेड। रेनबो के केस में जब ऐसे रोशनी आई तो पहले क्या हुई? डिस्पर्शन हुआ। डिस्पर्शन होने के बाद इस इंटरनल सरफेस में क्या हुआ? इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ। उसके बाद इस सरफेस में दोबारा क्या हुआ? रिफ्रैक्शन होकर लाइट रे बाहर आ गए, है ना। तो इंटरनल सरफेस में क्या हो रहा है? इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है, बिल्कुल सही है, ट्रू स्टेटमेंट है। अब पूछना ये कि भाई इंटरनल रिफ्लेक्शन क्यों हो रहा है ना, क्यों हो रहा है भाई इंटरनल रिफ्लेक्शन? इसका जवाब निकालेंगे तो सिंपल आएगा। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्यों होती है, कब होती है, कैसे होती है? ये जो लाइट रेस आ रही है ना, ये तो रिफ्रैक्टेड रेस है, क्या ये रिफ्रैक्टेड रेस है। अगर ये रिफ्रैक्टेड रेस इस सरफेस पे अगर मैं नॉर्मल बना दूं, है ना, इस सरफेस के लिए नॉर्मल ऐसे रहेगा, है ना, तो इन रिफ्रैक्टेड रेस का भी एक एंगल ऑफ इंसिडेंस रहेगा ना, जो यहां पर लगा उसके नॉर्मल के साथ बना रहे होंगे, है ना। जैसे मान लो ये आपका लाइट रे आया, ठीक है, और ये रिफ्रैक्ट हुआ, यहां पे पहुंचा, तो इस सरफेस के लिए एक एंगल ऑफ इंसिडेंस तो बना रहा होगा ना ये रिफ्रैक्टेड रे। ये तो पहले ये वाला रे है, ठीक है, ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्रैक्ट हो गया, रिफ्रैक्टेड रे, फिर ये इस पॉइंट पे आया तो इस सरफेस के लिए ये इंसिडेंट रे बन जाता है और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा। अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब होती है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तब होती है अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर मीडियम। अगर पानी के ड्रॉपलेट के मीडियम से ज्यादा मीडियम के एंगल ऑफ इंसिडेंस से ज्यादा आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है तब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होती है। अब ये आपके सिलेबस में है नहीं, लेकिन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं है, लेकिन रीजंस, कंडीशंस ऑफ टोटल रिफ्लेक्शन है। और अगर आपको टोटल रिफ्लेक्शन नहीं पता है तो आपको मेरा सेशन देख लेना चाहिए। या तो आप ह्यूमन आई का मेरा वन शॉट देखिए, 2-3 घंटे का है, पूरा मैंने कंप्लीट किया हुआ है, या तो आप टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर अभिषेक सर देख लीजिए, आपको यूट्यूब सर्च में मिल जाएगा, उस वीडियो को जरूर देखना ताकि आपको क्लैरिटी मिल जाए, है ना। तो टोटल रिफ्लेक्शन की वजह से आपका ये हो जाता है, सही है, ठीक है। तो अब आप पढ़ो रीजन क्या है। The angle between the refracted ray and the normal to the drop surface is greater than the critical angle. Yes, 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 bro. ये हो गया आपका एसेशन रीजनिंग कंप्लीट। अब हमें केस बेस्ड सवाल करेंगे और इस केस बेस्ड का सवाल बहुत ही प्यारा सा है और इसका जो आखिरी सवाल होगा, इसमें 4 सवाल होंगे, इसका जो आखिरी सवाल होगा आपके लिए होमवर्क होगा, ठीक है। शुरू करते हैं। हर एक सवाल 1-1 मार्क का है, देखते हैं आपको 1 मार्क मिलता है कि नहीं। ये रहा आपके सामने। द डायग्राम शोज हाउ अ ह्यूमन आई सीज अ कैंडल। ठीक है भाई, बढ़िया सा डायग्राम है, कैंडल है, बना रहा है, चलो बढ़िया है, ठीक है। अब व्हाट इज एक्स, एक्स कैंप है, अच्छा ये है एक्स जो इंडिकेट कर रहा है यहां पर, क्या है भाई वो पार्ट, आइरिस है ना, आइरिस दिख रहा है, आइरिस लग रहा है मेरे को। सो व्हाट इज एक्स, एक्स मस्ट बी आइरिस, क्योंकि आइरिस प्यूपिल, प्यूपिल यहां पर, आइरिस प्यूपिल आइरिस में होता है, तो बढ़िया आइरिस है। Which part of the eye produces maximum refraction of light rays? बिल्कुल भाई, कौन सा पार्ट होता है वो? बिल्कुल नहीं होता है लेंस, लेंस तो बिल्कुल नहीं होता है, कॉर्निया होता है। कौन सा होता है? कॉर्निया इज द पार्ट। कॉर्निया does 95% of the refraction in the human eye and only the lens only focuses the light on the retina. याद रखना, भूलना नहीं। What type of image is formed on the retina? भाई क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे, है ना, इन रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बना रही है। क्या बना रही है? रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनाया जा रहा है। कॉन्वेक्स लेंस है भाई, रियल इन्वर्टेड तो बनाएगा और क्या बनाएगा।
आखिरी सवाल, व्हाट वुड द साइज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड इन द रेटिना डिपेंड अपॉन? ये है आज का होमवर्क आपके लिए। आपको मुझे बताना है कि भाई साहब ये जो साइज ऑफ इमेज फॉर्म्ड इन द रेटिना है वो किस पे डिपेंड करता है। सोचना, बताना, कमेंट्स में स्पैम कर देना। जैसा मैंने आपको कहा था, ये बस आपको एक स्वाद देना था कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस कैसे आते हैं। हम तो भाई पूरा मैराथन करेंगे इसके ऊपर, सेशन रीजनिंग में मैराथन करेंगे, केस बेस्ड क्वेश्चंस मैराथन करेंगे, एमसीक्यू से मैराथन करेंगे, चिंता मत करना, ठीक है। तो अगर आपको अच्छा लगा हो ये सेशन तो कमेंट्स में जरूर बताना सर स्वाद आ गया, ठीक है। हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू द चैनल एज वेल, एंड डू नॉट फॉरगेट टू join the telegram channel, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, and you will be getting the PDF of this session and all the other sessions along with quizzes, memes, motivation and a lot more in the telegram channel. साथ ही साथ वेदांतु 9th and physics चैनल को भी एक्सप्लोर करिएगा, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। अगर वो भी अच्छा लगे तो वो उसको भी सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। Until this, Abhishek signing off. Peace people.